काम क्या करते हैं? जी मैं जर्नलिस्ट हूँ, डिस्पैच पे। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। खोजी पत्रकारिता, ये खोजी पत्रकारिता ही थी जिसने किसी वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य कर दिया था। ये खोजी पत्रकारिता ही थी जिसने 90 के दशक में करोड़ों के शेयर घोटाले को उजागर किया था। ये खोजी पत्रकारिता ही थी जिसने कि इस सदी के शुरुआत में कई सारे आला पुलिस अधिकारियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया था तेलगी घोटाले में। किसी समाज को भ्रष्टाचार से मुक्त रखने में या फिर सरकार को जवाबदेह बनाने में खोजी पत्रकारिता की एक अहम भूमिका होती है। हमारे साथ आज एक ऐसे शख्स मौजूद हैं, एक ऐसे प्रतिभा संपन्न अभिनेता मौजूद हैं जो कि अपने करियर में कई किरदारों को अदा कर चुके हैं और अब उनका अगला किरदार है एक खोजी पत्रकार का। स्वागत कीजिए मनोज वाजपेयी जी का, जो इस वक्त एनडीटीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है समय निकालने के लिए। धन्यवाद। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं इस इंटरव्यू की शुरुआत के पहले कि मैं कोई फिल्मी पत्रकार नहीं रहा हूं। मेरी पहचान एक क्राइम रिपोर्टर की रही है। मैंने 90 के दशक में जब अंडरवर्ल्ड पीक पर हुआ करता था, उस दौरान मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की, मेरा क्राइम शो आया करता था और मेरी पहचान एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की भी रही है। अब राजनीति भी कवर करता हूं क्योंकि अब अंडरवर्ल्ड तो खत्म हो गया और राजनीति में वही कुछ हो रहा है जो कभी अंडरवर्ल्ड में हुआ करता था। तो शुरू करते हैं मनोज जी। सबसे पहले तो आपसे मुझे ये समझना है कि आपने कई किरदार किए। आपने सत्या में गैंगस्टर का किरदार किया, उससे पहले आपने बैंडिट क्वीन में एक डकैत का किरदार किया, आपने राजनेता का किरदार किया, आपने एक कौन फिल्म में आपने एक सेल्समैन का किरदार किया और एक बहुत ही विविधतापूर्ण आपका पूरा करियर रहा है अलग अलग किरदारों का। इस बार आप एक खोजी पत्रकार का किरदार अदा कर रहे हैं जी। क्या सोचकर आपने इस रोल को स्वीकार किया? आपको इस कहानी में ऐसा क्या लगा, ये मैं समझना चाहूँगा। एक तो कन्नू बहल, ये मेरे पीछे की जनरेशन का एक बहुत ही होनहार डायरेक्टर है जो कहानियों को एक अलग तरीके से देखता है और किरदारों का एक अलग आकलन करता है वो आदमी। तो जिस समय के हम लोग हैं, एक ख़ास ढंग से एक डायरेक्टर की एक अप्रोच होती थी, लेकिन उससे बिल्कुल अलग जो पीछे की जनरेशन है वो बिल्कुल अलग तरीके से सिनेमा को देखती है और किरदारों को देखती है। तो जब उसने मुझे ये स्क्रिप्ट दी थी तो एक थ्रिलर का फॉर्मेट है, लेकिन मुझे ये बात समझ में आई कि जिस तरह का डायरेक्टर है ये सिर्फ थ्रिलर पे नहीं जाएगा, क्योंकि थ्रिलर तो है ही जी। तो जब मैंने उसका दिमाग जानना चाहा तो मुझे पता चल गया कि ये उस पत्रकार की कैरेक्टर स्टडी करना चाह रहा है। इस पूरे स्कैम के पूरे को इस इन्वेस्टिगेट करने के चक्कर में ये आदमी कहाँ कहाँ व्यक्तिगत तौर पे फंस रहा है, कैसे कैसे उसकी अपनी शादी, जो कि एनीवे बहुत ही संकट के दौर में थी, वो कैसे उस पे जो है वो अपने उस पहलू को कैसे डील कर रहा है। एक अपने उम्र से भी आधी उम्र की लड़की के साथ उसका प्रेम प्रसंग भी चल रहा है, वो उसको भी कैसे डील कर रहा है और वो सारी चीज़ें कैसे इसके पत्रकार को भी अफेक्ट कर रही हैं और दोनों दुनिया कैसे एक दूसरे से टकरा भी रही हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी कर रही हैं। तो ये जो मैंने उससे जाना तो मुझे लगा कि ये बहुत ही कमाल की फिल्म हो सकती है, एक नया तरीका होगा किरदार को और कहानी को देखने का, और इसलिए मैंने की थी। और स्क्रिप्ट अपने आप में बहुत ही सॉलिड स्क्रिप्ट है, बहुत ज़्यादा सॉलिड है, मेरे ख्याल से आप भी देखेंगे। ये बताइए कि आप जब एक पत्रकार का रोल अदा कर रहे हैं और उसको जीवंत बनाना है, तो इसके लिए आपने अपने आप को तैयार कैसे किया? क्या आपने अपने सामने कोई एक पत्रकार को बतौर मॉडल रखा, उसकी लाइफ को आपने स्टडी किया? कई सारे पत्रकार हैं जितेंद्र, मतलब मेरे दोस्त जो है थिएटर के समय में थिएटर करता था दिल्ली में, मेरे दोस्त बहुत सारे रहे जो पत्रकार रहे, जिनके साथ में रोज़ का हमारा मिलना जुलना या हफ्ते में 2-3 बार मिलना जुलना या उनके ऑफिस जाना, ये जो कैबिन मैं देख रहा हूँ आपके एनडीटीवी के,
ऐसी मतलब चकाचक हालत तो नहीं हुआ करती थी, लेकिन सारे बिल्डिंग्स में कोई ना कोई दोस्त था, चाहे वो जनसत्ता हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे वो नेशनल हेराल्ड हो, चाहे ये सब जो हमारे रंगमंच के एक्टिविटी के अगल बगल में जो ऑफिसेज थी, वहाँ पे सारे दोस्त काम करते थे, या शाम को मिलना जुलना होता था। तो इनकी अपनी जो निजी ज़िंदगी या इनके जो पत्रकारिता की ज़िंदगी, उसके बारे में बहुत सारी बातें होती रहती थी। अब इतना सब कुछ देखने और समझने के बाद हमको अलग से जाकर के उस जीवन को दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्लस और दूसरा क्या है कि आप सजग अभिनेता हैं, आपका रोज़ का की पढ़ाई लिखाई या न्यूज़ के बारे में जानना, उसके हर पहलू के बारे में जानना, एक पत्रकार का जीवन, एक पत्रकार जो है वो टीवी पे कैसा है आजकल, या सोशल मीडिया पे कैसा है आजकल, और कैसे ये सारे माध्यम एक पत्रकार को भी बदल रहे हैं, इन सब चीज़ों का हम लगातार आकलन करते रहते हैं, मुआयना करते रहते हैं, क्योंकि आप सजग हैं, आप जानना चाहते हैं। तो मुझे उसकी दिक्कत नहीं थी। मुझे था कि इस व्यक्ति और इस व्यक्ति का जो अंदर में जो पूरे द्वंद्व चल रहे हैं जी, ये सारी जो चुनौतियां वो झेल रहा है, उसके साथ साथ जो शादी की चुनौतियां झेल रहा है, वो शादी जो टूटने के कगार पे है, उसका जो अपने से कम उम्र के आधी लड़की के साथ उसका व्यवहार, उसका प्रेम, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर में क्या असर डाल रही हैं, मुझे उस व्यक्ति को जानना था। तो कनु बहल ने कनु बहल बहुत ही स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर है, तो उसने जो वर्कशॉप प्लान किया था, ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि हर किसी के साथ, वो बहुत डरावना था, वो बहुत ज़्यादा मतलब चैलेंजेस वाला था। लेकिन 20 दिन 25 दिन के बाद जब आप बाहर निकले, इमीडिएटली उसके बाद उसने शूटिंग शुरू कर दी। तो उसका पूरा तरीका ही ऐसा होता है कि वो वर्कशॉप में आपको पूरा पत्रकार के पैदा होने से ले करके वहाँ तक लेके जाता है जहाँ से कहानी शुरू हो रही है स्क्रिप्ट में। तो आप पूरे तरीके से उस पत्रकार को अंदरूनी तौर पे जी रहे होते हैं जब आप शूटिंग पे जाते हैं। मेरे लिए टेक्निकल चीज़ें उतनी महत्व नहीं रखती थी, क्योंकि टेक्निकल चीज़ों को तो मैं जानता था, उसको मैं बहुत करीब से देख चुका था अपने दोस्तों के जरिए। लेकिन व्यक्ति से परिचय जो है उस वर्कशॉप के दौरान हुआ, और उसके बाद फिर फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। जी, अच्छा, क्या एक चर्चा ये भी हो रही है कि कहीं ना कहीं ये फिल्म जो है क्या जेडे मर्डर केस से इंस्पायर्ड है? जेडे बहुत ही मशहूर पत्रकार थे, मुंबई के मेरे दोस्त थे, 2011 में उनकी हत्या हो गई थी। जी। और उनकी पहचान भी एक क्राइम रिपोर्टर की थी, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की थी, और आपका जो नाम है वो भी क्या कुछ ऐसे ही सोच कर रखा गया कि ताकि उनकी पर्सनैलिटी से मेल खा सके? उस बारे में बताइए। नहीं, देखिए, कई सारे इंसिडेंट्स हैं, कई सारी सच्ची घटनाएं हैं, उसमें चाहे जेडे भी हो सकते हैं, चाहे हुसैन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। उसमें कई सारे और भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, उस समय काफ़ी एक्टिव थे। तो बहुत सारे लोगों के जीवन, उनकी अपनी जो गतिविधियां थी, उन सबको रिसर्च करके कनु बहल और ईशानी बैनर्जी, दोनों जो राइटर्स हैं, 2 साल पूरा रिसर्च करने के बाद उन्होंने इस पूरी स्क्रिप्ट को गढ़ा है। तो कोई एक पत्रकार के ऊपर नहीं है। अब जॉय बाग जो है वो एक बढ़िया नाम लगा, और कहीं ना कहीं इन लोगों को लगा कि ये नाम जो है इस फिल्म के साथ जाता है, तो इसलिए उन्होंने उसका नाम रखा है। लेकिन जब आप कोई फिल्म बनाना चाहते हो और एक बड़े लेवल पे, बड़े संदर्भ में फिल्म को देखना चाहते हो, एक एरिया को देखना चाहते हो, तो किसी खास एक इंडिविजुअल पे आप कभी भी फोकस नहीं कर सकते, फिर आप भटक जाते हैं, मतलब फिर आपका दायरा बहुत संकुचित हो जाता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप उस एरिया में घुस रहे हैं तो कई सारे और लोगों के जीवन को लेके आइए और इंसिडेंट्स को लेके आइए। जैसे सत्या फिल्म की आप बात कर रहे थे, सत्या फिल्म में बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी सच्ची घटनाओं पे है जी, लेकिन किसी एक गैंगस्टर के ऊपर नहीं है। बीकू महात्रे जो है, पूरा जो उसका मिश्रण है वो एक गैंगस्टर का नहीं है। भावदास झावले जो है वो एक आदमी नहीं है। वैसे आपको उस समय में कई सारे ऐसे पर्सनालिटीज मिलेंगे, कई रियल लाइफ पर्सनालिटीज को मिलाकर तैयार किया गया था। आप अगर आपको वो उस समय में आपने पत्रकारिता की है, आपको तो पता होगा कि भावदास के जैसा पता नहीं कितने थे, कई सारे थे जिनका पास्ट माफिया का था जी, लेकिन बाद में उन्होंने राजनीति का सहारा लिया अपने आप को पूरा व्हाइट वॉश करने के लिए। तो हम उसी तरीके से डिस्पैच है। डिस्पैच पूरे तरीके से एक अलग फिल्म इसलिए बनती है क्योंकि ये कैरेक्टर स्टडी है।
ये पत्रकारिता की दुनिया में तो है ही, उसको उसके ऊपर में फोकस भी करती है, लेकिन साथ साथ सबसे ज़्यादा एक कैरेक्टर की स्टडी है जो एक स्कैम के पीछे, उसके तथ्यों के पीछे को जानने के पीछे पड़ा हुआ है। उसके साथ साथ में उसकी व्यक्तिगत जीवन में क्या हो रहा है, वो कैसे वो अंदर में वो क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उसके साथ में, उन सब चीज़ों को भी खोजने की, पड़ताल करने की डायरेक्टर की कोशिश है, राइटर की कोशिश है। डायरेक्टर की आप बात करें, मैंने सुना कि कन्नू काफी स्ट्रिक्ट डायरेक्टर रहे इसमें, और मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपसे तो कई बार 40-45 टेक करवा लिए गए जो है। नहीं, वो हर दिन होता था, हर शॉट के लिए 40-45 टेक। जी सर, वो मैं वहाँ पे एक मजाक था कि कन्नू बहल 25 के बाद तो गर्म होना शुरू होता है। तो अगर मैं यहाँ से लेके वहाँ तक भागना है मुझे, तो वो भी 40 टेक ही होगा, वो भागने का भी। जी। जब तक वो भागना आपके पूरे व्यक्तित्व में नहीं आ जाए, पूरे तरीके से आपके अंदर समा नहीं जाए, तब तक वो चलता रहता है। लेकिन एक अलग तरीका है, एक अलग तरीके का डायरेक्टर, और उसका रिजल्ट वो इतना इंटरनेशनल देता है, वो इतना बड़ा देता है कि मुझे हमें भी लगा कि यार अगर कुछ अच्छा निकल रहा है और हमें उतने दूर तक धक्का मारा जा रहा है ताकि हमने जो किया है उससे पूरी तरह से निकल के कुछ नया करें, तो हमने भी जो है उसको उसी तरह से स्वागत किया उसका। मनोज जी, आप जो है बड़े एक शर्मीले किस्म के व्यक्ति माने जाते रहे हैं, और इस फिल्म में बताया जाता है कि कई सारे इंटीमेट सीन्स हैं, बोल्ड सीन्स हैं जी, और आपको कुछ सीन में तो पूरी तरह से बिना कपड़ों के जो है पेश करना पड़ा खुद को। तो ये कैसे कर लिया आपने? हिचकिचाहट नहीं हुई? देखिए, पहली तो बात यह है कि हमने समझा कि क्या ये ज़रूरी है। पता चला, कन्नू के दिमाग से ये पता चला कि ये बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उस चरित्र को जिसकी स्टडी कर रहे हैं उसके अंतरंग क्षणों में उस आदमी को उन संबंधों में देखना बहुत ज़रूरी है। तभी हम पूरी तरीके से जान पाएंगे उसको, और तभी हम उसकी यात्रा को आगे लेके जा पाएंगे। उसके बाद जो है, मुझे जब मैं शूटिंग कर रहा था, तब मैं बिल्कुल अपने जोन में था। तब मैं बिल्कुल घबरा नहीं रहा था, या मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। जब शूटिंग ख़त्म हो गई, फिल्म की शूटिंग ख़त्म हो गई, उसके बाद से लेके आज तक मुझे ये लग रहा है कि पता नहीं लोग कैसे उसको देखेंगे, कैसे मेरा परिवार जो है उसको देखेगा। तो एक गांव का वही बच्चा है जो बहुत ही शर्मिला है, बहुत हिचकिचाहट भरा हुआ है, बहुत रिजर्व है, तो वो स्वाभाविक है और जिससे मैं डील कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ जितेंद्र, कि जितने लोगों ने, कम से कम 200 से ज़्यादा लोगों ने देखी, सब जब फिल्म देख रहे थे तब किसी ने उसको माइंड नहीं किया। फिल्म से निकलने के बाद 5-6 लोगों ने कहा कि यार वो क्या ज़रूरी था। लेकिन 200 में से अगर 5-6 लोग बात कर रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने पूरी एक खोजी पत्रकार पर फिल्म कर ली है, उस किरदार को आपने जी लिया है, तो पत्रकारों के बारे में आपकी राय क्या है? आप किस तरह से खोजी पत्रकार को देखते हैं, और अगर हम आज के पत्रकारिता की बात करें तो आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? देखिए, कोई भी सैंड माइनिंग का केस पास्ट में जब भी मैं पढ़ता था या देखता था, जहाँ पे कोई खोजी पत्रकार लगा हुआ है और सारे तथ्य और सबूत जुटाने में, तो मुझे लगता था कि ये बहुत ही बड़ा खतरा है जी। क्योंकि सैंड माइनिंग के ऐसे केसेस आए हैं कि लोगों ने ट्रैक्टर से, ट्रक से कुचल दिया है पत्रकारों को। जी, बहुत सारे ऐसे मामले हुए। ऐसे बहुत सारे मामले होंगे। तो मुझे इंटरेस्ट उनके जीवन में इसीलिए आया क्योंकि बहुत सारे सैंड माइनिंग के केसेस मैंने पढ़े थे, और मुझे हमेशा लगता था यार ये क्या चीज़ है जिसके कारण ये लोग करते हैं। क्योंकि जैसे ही वो घर और ऑफिस को छोड़ते हैं और ये तथ्य का पीछा करना शुरू करते हैं, वहीं से खतरा शुरू हो जाता है। और वो खतरा ऐसा है कि अगर आप बहुत लकी हैं कि आप अंत तक में बचे रहें, तो अगर आप अंत तक बचे रहते हैं तो भाग्यशाली भी हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत शातिर हैं कि आप अपने आप को बचा के लेके भी आते हैं जी। तो ये बात मैं पूरे तरीके से जानता था। अब उसको एक अभिनेता के तौर पे एक कहानी में उसको करना, उस सारे ऑब्जर्वेशन को लेकर के आना, उस सारी जिद को, उस सारे पैशन को लेके आना, वो ज़रूरी था।
कोशिश की है इसमें। आप देखिए तो आप बताइए कि आपको कैसा लगा। बिल्कुल, मैं तो अभी पहली फुर्सत में देखने वाला हूँ उसे। जी। अच्छा, ये बताइए अभी एक पिछले 4-5 सालों में खास करके कोविड काल में दौर सा आ गया कि अपराध से जुड़ी हुई खबरों, अपराध से जुड़ी हुई फिल्मों की भरमार हो गई। जी। वेब सीरीज कई सारी आ गई, कई सारी फिल्में आ गई। ऐसे में डिस्पैच कहाँ स्टैंड आउट करती है? डिस्पैच कहाँ स्टैंड आउट करती है, पहली बात तो कि आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन दूसरी बात ये भी कहूँगा कि डिस्पैच जो है सिर्फ एक स्कैम पे बेस्ड कोई थ्रिलर नहीं है। जैसा मैंने कहा कि ये एक कैरेक्टर स्टडी है, एक आदमी की जो कि बहुत जुनूनी है, सुपरस्टार है अपने पत्रकारिता के वर्ल्ड में, दुनिया में, लेकिन उसके अंदर के जो पूरा ग्रे शेड है और उसकी पूरी यात्रा है अपने संबंधों में, उसको ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करती है ये फिल्म। पत्रकार तो इन्वेस्टिगेट कर रहा है स्कैम को जी, लेकिन ये फिल्म जो इन्वेस्टिगेट कर रही है पत्रकार को जी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बन पड़ा है। मतलब इस फिल्म में जो है पत्रकार भी स्कैनर पर है, वो स्कैनर पे है डायरेक्टर के। जी। तो ये इसीलिए ये फिल्म बहुत ही अनोखी बन पड़ी है। एक बात बताइए कि आपको एक लंबा वक्त हो गया है मुंबई में, करीब 3 दशक से ऊपर आप इस शहर में रह रहे हैं। भीखू मात्रे से लेकर के जॉय तक की ये जर्नी, ये पूरा सफ़र, उसने आपको एक एक्टर के तौर पर किस तरह से बदला है? जी, मतलब अलग अलग मुकाम रहे। एक्टर जो है, जब आप शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत ही युवा होते हैं, आपकी एनर्जी जो है बाउंडलेस होती है, आपका पैशन जो है बहुत, मतलब दूर से कोई देखे तो उसको पता चल जाता है कि ये आदमी बहुत ही जुनूनी है, आग निकल रही है इसके अंदर से। 40 पार करते हैं आप तो धीरे धीरे आपके अंदर में एक बदलाव आना शुरू होता है, आप जीवन को अलग नज़रिए से देखना शुरू करते हैं, अपने ऊर्जा का संचय करते हैं। तो आज मैं बेहतर एक्टर हूँ, आज मैं बेहतर तरीके से मेहनत करता हूँ। अब मैं अपनी ऊर्जा को ज़ाया नहीं होने देता हूँ। पहले हम लोग ऊर्जा हर तरफ फैल रही होती थी, अब हम पूरे सोच समझ के सही मात्रा में ऊर्जा कहाँ लगाना है वहाँ लगाते हैं। और मैं जानता हूँ कि आप भी करते होंगे, क्योंकि हम सब जो है हर उम्र के पड़ाव पे अपने आप को जो है अपने शारीरिक बदलाव के साथ हम भी बदल रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बदलाव उस लिहाज से आए हैं। एक बहुत ज़्यादा शांत व्यक्तित्व भी हुआ है और शांत अभिनेता भी हुआ है, दोनों ही हुए हैं। कितने मुंबईकर हो गए हैं आप? मतलब मराठी बोलनी सीख ली क्या आपने? जो आपकी फिल्म थी उसमें तो आप एक मराठी भाषी डॉन के तौर पर पेश कर रहे थे, कभी लगा नहीं कि कोई बिहार का शख्स है जो एक मराठी डॉन भीखू मात्रे को प्ले कर रहा है? नहीं, मैं 80% मराठी समझ लेता हूँ, 80%। और मेरे ज़्यादातर जो दोस्त हैं वो मराठी हैं, उस जो भी बात करते हैं वो मैं समझ लेता हूँ। मेरे अंदर में कमी है कि मैं नई भाषा सीख नहीं पाता हूँ। जैसे गजराव एक एक्टर है, वो नई भाषा सीख लेता है, उसको मराठी भी आती है, बंगाली भी आती है, बहुत सारी उसकी भाषाएं आती, लेकिन मैं लहजा बहुत जल्दी पकड़ लेता हूँ। लहजा जो है अगर काम करूँ तो 6-7-8 दिन में, या चाहे मराठी हो चाहे तमिल हो, मैं लहजा पकड़ लेता हूँ, उसके जो नुआंसेस हैं वो पकड़ लूँगा। लेकिन भाषा सीखने में दिक्कत हो जाती है। लेकिन मैं समझता बहुत हूँ, क्योंकि मैंने भोसले फिल्म की, मैंने अलीगढ़ में नागपुर के महाराष्ट्रीयन का रोल किया, मैंने भीखू मात्रे का रोल किया, और तीनों रोल्स ने मुझे बहुत ख्याति दी। तीनों रोल ने जो है मुझे बहुत सारी प्रशंसा मेरे जेब में, झोले में डाला। तो मराठी कैरेक्टर्स मेरे लिए बड़े लकी रहे हैं। आमतौर पर देखिए, किसी अभिनेता को कैटेगराइज किया जाता है मोटे तौर पर, तो या तो लोग उसको स्टार कहते हैं या फिर उसको एक्टर कहते हैं। अगर आज के वक्त की बात करें तो लोग स्टार्स में गिनती करते हैं खान्स की, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान या फिर अक्षय कुमार की। और अगर एक्टिंग की बात करते हैं तो आपका नाम आता है, इरफान का नाम आता है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम आता है। और पुराने दौर में भी ऐसा रह चुका है कि जैसे मोतीलाल जी एक्टर माने जाते थे, बलराज साहनी जी जो है एक्टर माने जाते थे, दिलीप कुमार साहब जो स्टार माने जाते थे, देवानंद जी स्टार माने जाते थे। तो इस कैटेगराइजेशन के बीच में आप क्या स्विच करना चाहते हैं कि आप भी जो स्टार वाली कैटेगरी में वो होता नहीं है जितेंद्र जी। आप स्टार कैसे बनना है इसके लिए कोई किताब नहीं है, ना किसी के पास कोई तरीका है। आप किसी भी बड़े स्टार से पूछिए कि भाई
आपके अंदर क्या था जब आप स्टार बन गए, तो वो उसके पास कोई आंसर नहीं होगा। वो अचानक से करोड़ों लोग सिर्फ आपको देखने के लिए उतावले हों जी और आपको देख के अपने कपड़े फाड़ें, जी ये इसके लिए मुझे लगता नहीं है कोई टेक्स्ट बुक है। या तो वो आप वो लेके आप पैदा होते हैं या आप नहीं होते हैं। तो अगर आप नहीं हैं तो बेहतर है कि अपने परफॉर्मेंस पे काम कीजिए, आप जितना अच्छा हो सके उसको करने की कोशिश कीजिए और अपने अभिनय में जी। आप वो मुकाम हासिल कीजिए अपनी मेहनत से, जो कि वो उन सब चीज़ों को कॉम्पनसेट करेगा। अब जो मेरे अंदर में नहीं है कि लोग मुझे देख के कपड़े फाड़ें या सीटी बजाएं। अब देखिए आलू अर्जुन के साथ जैसे जी। जो होता है, और आलू अर्जुन जब से वो यंग एज से जब से आया हुआ तब से जो है उसकी पॉपुलैरिटी ऐसी ही रही हुई है कि लोग करोड़ों उसके चाहने वाले हैं। लोग जो वो जहाँ जाते हैं कुछ बवाल सा मच जाता है। अभी देखिए हाल फिलहाल में ऐसा बवाल देखा। मचा कि दुर्घटना भी घट बिल्कुल। गई। लोग हमें इज्जत की नज़र से देखते हैं, हमें देख के सीटी नहीं मारते हैं। जी। तो दर्शक दर्शक ही कैटेगराइज करता है कि मैं किसको एक्टर के तौर पे पसंद करता हूँ और किसके लिए मैं किसके होने से ही मैं पागल हूँ। तो उनको स्टार की फिल्म में स्टार को देखने जाते हैं, हमारी फिल्म में कहानी और परफॉर्मेंस देखने आते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मनोज वाजपेयी को गुस्सा क्यों आता है? एक बड़ा चर्चित हुआ जो है, आप कुछ रिहर्सल कर रहे थे और अपने दोस्तों पर ही बड़ा भड़क गए जो है। बड़े गुस्सैल किस्म के व्यक्ति हैं आप। हुआ करता था। अभी वो समय था जब मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपनी डिसिप्लिन ऐसी होती थी। और आप जैसे मैंने बताया ना कि आप यंग हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि जो अनुशासन आपका है वही अनुशासन जो है सब लोग रखें आपके आसपास। जी। बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे अपने से मतलब है। और दूसरा, पहले मैं जल्दी मेरा अटेंशन ना, मेरा फोकस एकदम से हिल जाता था अगर सामने से कोई मूव भी कर जाए तो। अब नहीं होता है क्योंकि इतने साल की प्रैक्टिस है। पहले जब हिल जाता था तो मैं गुस्सा आता था बहुत ज़्यादा, और गुस्सैल मैं रहा हूँ बचपन से। तो मेरी माँ भी बहुत गुस्सैल थी, तो मेरी माँ की सारी चीज़ें मेरे अंदर आई। बिल्कुल मनोज भाई, सवाल तो और भी बहुत सारे हैं लेकिन समय की सीमा है। तो फिर अगली कोई मुलाकात होगी तो बाकी के और सवाल मैं आपसे पूछूंगा। बहुत एक लंबी फहरिस्त है मेरे पास, लेकिन समय बड़ा ही कम है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जो है आप बहुत सालों से क्राइम रिपोर्टर रहे हैं और मैंने आपको बहुत फॉलो किया है। मैं चाहता हूँ कि आप फिल्म देखें और बताएं कि भाई आपको फिल्म कैसी लगी। बिल्कुल, पहली फुर्सत में, जैसा मैंने आपसे वादा किया कि पहली फुर्सत में मैं फिल्म देखूंगा और उसके बाद वापस हमारी मुलाकात होगी और मैं बताऊंगा मुझे बिल्कुल बताइएगा मुझे क्या क्या लगा और किस तरह से जो है मेरे प्रिय किरदार भीखू मात्रे का मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखा है एक हमारी ही बिरादरी के शख्स का रोल निभाते हुए। जी जी। धन्यवाद मनोज। थैंक यू जितेंद्र, थैंक यू। काम क्या करते हैं? जी मैं जर्नलिस्ट हूँ, डिस्पैच में।